हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीकानेर वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR के अंतर्गत जो बीकानेर वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। और यह पेपर 25% IQ कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 27 दिसंबर 2023 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इस पे टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी 1 प्रश्न के लिए 1 मार्क्स रखे गए थे। इसके अलावा हम बात करें अगर तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था, जो कि 1/3 इस पेपर के अंतर्गत जो नेगेटिव मार्किंग था वह 1/3 रखे गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो पूछे गए हैं, हु रोट द बुक मिडनाइट चिल्ड्रेन विच पोर्ट्रेट्स द जर्नी ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल टू इंडिपेंडेंस एंड देन पार्टीशन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि राइटर का नाम बताना है मिडनाइट चिल्ड्रेन का, जो किताब बुक जो है वह दिखाता है इंडिया के ब्रिटिश रूल से जो आज़ादी हुई थी और पार्टीशंस के बारे में यह किताब बताता है। तो इस पुस्तक को राइटर की अगर बात करें मिडनाइट चिल्ड्रेन की तो सलमान रुश्दी इसके राइटर है, जिन्होंने यह पेपर जो यह बुक है वह 1981 के अंतर्गत लिखा था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सलमान रुश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रेन बुक को लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हु इज वन ऑफ द करेंट डिप्टी CM ऑफ राजस्थान। यहाँ पर अभी करेंट में राजस्थान के अंतर्गत चुनाव हुए थे, जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को दिया गया था। इसके बाद वहाँ पर नए मुख्यमंत्री और नए डिप्टी CM को चुनाव किए गए थे, जिसमें यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं डिप्टी CM ऑफ राजस्थान करेंटली पूछे गए हैं। तो डिप्टी CM के तौर पर 2 कैंडिडेट को बनाए गए थे, जिसमें दिया कुमारी को बनाए गए थे और सेकेंड जो डिप्टी CM बनाए गए थे वह प्रेमचंद भैरवा को बनाए गए थे। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन में केवल और केवल प्रेमचंद भैरवा दिया गया है, तो यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि करेंट डिप्टी CM ऑफ राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, वेयर वाज वर्ल्ड कप फाइनल 2023 वाज हेल्ड। यानी यहाँ पर पूछे गए कि जो वर्ल्ड कप 2023 जो कंडक्ट करवाए गए थे फाइनल मैच वो कहाँ पर कंडक्ट करवाए गए थे। तो यह गुजरात के अंतर्गत जो अहमदाबाद है वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंतर्गत यह मैच कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के इंडिया के बीच यह मैच कंडक्ट हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम इसमें विजयी रहा था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, बाय विच स्पोर्ट्समैन रोहन बोपन्ना इज रिलेटेड विथ। यहाँ पर रोहन बोपन्ना के रिगार्डिंग में पूछे गए हैं कि वह किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर रोहन बोपन्ना की अगर बात करें तो वह मेनली जो टेनिस स्पोर्ट्स होते हैं उनसे यह रिलेटेड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट रिलेटेड विथ इंडियन रेलवे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी भारतीय रेलवे से संबंध नहीं रखता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन की अगर बात करें रिट्स या मेनली जो हमारा भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो जितने भी इकोनॉमिक्स सर्विसेज हो या टेक्निकल सर्विसेज हो उसके लिए यह जो अपना कंडक्शन करवाती है। तो यहाँ पर हमारा रिट्स भी भारतीय रेलवे से संबंधित है। इरकन की अगर बात करें IRCON की तो यह मेनली जो हमारा कंस्ट्रक्शन जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे होते हैं भारतीय रेलवे के वह सारे
अमेरिकन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये भी हमारे भारतीय रेलवे से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें IRFC की, तो यह मेनली जो हमारे फाइनेंस कॉरपोरेशन से संबंधित जो भारतीय रेलवे में होते हैं वो सारे IRFC के द्वारा ही देखे जाते हैं। तो यह भी हमारा भारतीय रेलवे से ही संबंधित है। जबकि जो हमारा ऑप्शन सी है वो किसी भी प्रकार से भारतीय रेलवे से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बिटवीन विच ऑफ दीज सिटीज द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन वाज रन मेड टू रन। यहाँ पर बोला गया है कि पहली वंदे भारत ट्रेन किस शहर के बीच पहली बार चलाया गया था, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहली वंदे भारत की अगर बात करें तो वह मेनली फरवरी 2019 में यह पहली बार चलाया गया था, जो कि दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच पहली ट्रायल किए गए थे इसका। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहली अगर महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वह मेनली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बनाया गया था, जिनकी अगर कार्यकाल की अगर बात करें तो वह 2007 से लेकर 2012 तक वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा पाटिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंटली इन इंडिया, भारत वर्तमान में भारत में राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है वो उसकी संख्या कितना कितना है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मेनली अगर बात करें भारत के अंतर्गत स्टेट्स की करंट में, तो 28 स्टेट्स राज्य भारत में अभी करंट में है। वहीं अगर बात करें यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसकी संख्या भी वर्तमान में 8 की संख्या में है, जिसके अंतर्गत जो हमारा 2019 के अंतर्गत जो हमारा दमन और दीव जो है उनको दादर और नागर हवेली जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसमें विलय कर दिया गया था। इसके बाद 9 से घटकर हमारा 8 की संख्या में हमारा यूनियन टेरिटरी रह गए थे। इसके बाद हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स है, जो कि 29 हमारा स्टेट थे, उसको रिड्यूस करके 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख एवं जम्मू और कश्मीर के तौर पर यूनियन टेरिटरी के तौर पर उसको बनाए गए थे। इस प्रकार टोटल हमारा अगर बात करें तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी वर्तमान में भारत के अंतर्गत एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच कंट्री आर डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन के द्वारा कौन सी कंट्री के बीच लाइंस को डिवाइड किया जाता है। तो यह जो मैकमोहन लाइन है वह मेनली जो हमारा भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है उसको यह दिखाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी इंडिया एवं चाइना के बीच मैकमोहन लाइन एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच कोरोना वेरिएंट इज रिसेंटली फाउंड इन केरला, केरला के अंतर्गत अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस का वेरिएंट देखने को मिला था और उसका कौन सा वेरिएंट यहाँ पर दिखा गया है। तो जो हमारा JN1 जो वेरिएंट है हमारा वो अभी करंट में केरला के अंतर्गत देखा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली, राजस्थान असेंबली के अंतर्गत जो अभी स्पीकर बनाए गए हैं वो कौन है, विधानसभा अध्यक्ष जिसे हम बोलते हैं हिंदी फॉर्म में। तो वह मेनली वासुदेव देवनानी को बनाया गया है करंट में स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली का। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वासुदेव देवनानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंतर्गत अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो कौन है, वह पुष्कर सिंह धामी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो भी करंट के अंतर्गत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द करंट PCME ऑफ NWR, यानी किसी भी जोन के अंतर्गत
जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो हेड होते हैं वह पीसीएमई ही होते हैं, यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। और करंट में यहाँ पर पीसीएमई पूछा गया है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, तो यह मेनली श्री विजय कुमार है करंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग इन राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत करंट में कितने वंदे भारत रन किए जा रहे हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो टोटल अगर बात करें हम वंदे भारत ट्रेन्स की राजस्थान के अंतर्गत, तो एक मेनली हमारा जोधपुर से लेकर साबरमती के बीच रन किए जा रहे हैं। दूसरा अगर बात करें हम तो जयपुर से लेकर उदयपुर के बीच दूसरा हमारा वंदे भारत रन किए जा रहे हैं। तीसरा अगर बात करें थर्ड नंबर की, तो यह हमारा जयपुर से लेकर नई दिल्ली के बीच यह थर्ड वंदे भारत को रन किए जा रहे हैं। टोटल अगर बात करें वर्तमान के अंतर्गत, तो टोटल 3 नंबर्स में वंदे भारत को राजस्थान के अंतर्गत रन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द करेंट मंथली टारगेट ऑफ वैगन आउटकम ऑफ CNW वर्कशॉप बीकानेर। यानी जो अलग अलग वर्कशॉप के हिसाब से अलग अलग टारगेट दिया जाता है, चाहे वो कोचिज के केस हो या लोको या वैगन्स, अलग अलग प्रकार के केस में मंथली हो या ईयरली बेसिस पर उसे टारगेट को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर CNW जो वर्कशॉप है बीकानेर के अंतर्गत, वहाँ पर मंथली टारगेट अभी करंट में जो है वैगन के लिए वो मेनली 116 की संख्या में, यानी 116 की संख्या में उसे वैगन को एक महीने के अंतर्गत आउटन देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अरेंज द फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो हमारा रोलिंग हो या स्टैटिक हो या स्लाइडिंग फ्रिक्शंस हो, उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर जो हमारा घटते क्रम हो उसमें इसको अरेंज करना है। तो इस केस में जब भी आपसे अगर फ्रिक्शन फोर्स रोलिंग या स्टैटिक और स्लाइडिंग के केस में पूछा जाए, तो इसमें सबसे पहले हमारा स्टैटिक रखा जाता है, फिर हमारा होता है स्लाइडिंग, फिर हमारा होता है रोलिंग होता है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम स्टैटिक रखेंगे, फिर स्लाइडिंग, फिर हम रोलिंग रखेंगे। तो इस प्रकार के ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन इज, यानी दोलन की आवृत्ति यहाँ पर पूछा गया है। जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन की अगर बात करें पर सेकेंड जो होता है वह मेनली हम एफ से इंडिकेट करते हैं और 1/t इसका होता है, जिसकी अगर बात करें यूनिट को Hz से लिखा जाता है, जिसे हम हर्ट्ज के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन वह नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बाय विच इंस्ट्रूमेंट्स इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो अर्थक्वेक भूकंप होते हैं उसकी तीव्रता के जो मापने वाले यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, तो वह मेनली सिस्मोग्राफ होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पायरोमीटर की माध्यम से हम टेम्परेचर, जो सूरज वगैरह का जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होते हैं उसको मेजर करने में जो हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वो पायरोमीटर होता है हमारा। और जबकि जो हमारा अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के लिए हम सिस्मोग्राफ को यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इज नोन एज। यानी जब भी प्रकाश के उसके भाग में विभक्त होने की जो प्रक्रिया होता है उसे हम किस तौर पर जानते हैं, तो जब भी हमारा कोई लाइट होता है उसे हम ग्लासेस जो प्रिज्म होते हैं हमारा, इससे हम जब क्रॉस करवाते हैं तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होते हैं। जब भी वो पाथ से डिफ्लेक्ट होते हैं तो वह 7 कंपोनेंट्स में वो अपना या डिवाइस स्प्लिट्स होते हैं
जो कि अलग अलग कलर्स में होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो इस प्रकार से वह 7 कलर्स में वह स्प्लिट होते हैं, जिसको हम अगर बात करें तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इलेक्ट्रिक सप्लाई इन ओएचई वायर इन रेलवे इज, यानी रेलवे के अंतर्गत जो ओएचई वायर में जो विद्युत सप्लाई होते हैं वह मेनली 25,000 वोल्ट्स के होते हैं, किलो वोल्ट्स के। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और वह सिंगल फेज में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो इन रेलवे डीजल लोकोमोटिव्स एनर्जी कन्वर्जन इज एज फॉलोइंग, यानी रेलवे डीजल लोकोमोटिव्स में जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है, तो वह मेनली मैकेनिकल एनर्जी से लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यह कन्वर्जन किया जाता है, फिर उसको ट्रैक्शन मोटर्स में सप्लाई दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू फॉर मेजरिंग फ्यूल इफिशियंसी इज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो कैलोरीफिक जो हमारा वैल्यू होता है फ्यूल की एफिशिएंसी के मेजर करने के लिए वो क्या होता है। तो जब भी कैलोरीफिक वैल्यू की अगर माप जो हमारा फ्यूल एफिशिएंसी का माप करने के लिए यूज में लिया जाता है, उसका जो यूनिट होता है हमारा वह किलो जूल पर किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर बोला गया कि कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें हम तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम SO2 के फॉर्म में लिखते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मेथेन जिसे हम CH4 के तौर पर लिखते हैं, ये सारे हमारे मेनली हमारा जो टेम्परेचर होते हैं एटमॉस्फेयर का उसको यह इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिसके जो रिजल्ट में हमारा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 3 कंपोनेंट्स है वो हमारा मेनली इसमें इंक्रीज करते हैं। जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो यहाँ पर नाइट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच सबस्टांस पर स्टेट्स में नॉट कॉज फायर, किस पदार्थ में आग नहीं लगती है। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले जो हमारा फायर होते हैं वो किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न हमें कौन सा कंपोनेंट्स या सबस्टांस है इसमें आग नहीं लग सकता है। तो सबसे पहले हम आग की अगर बात करें तो आग का कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा फायर का वह मेनली हमारा हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के तीनों के मिक्सअप से हमारा फायर जनरेट होता है। तो यहाँ पर हमारा एयर के अंतर्गत कई सारे हमारा एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे, हीट भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फ्यूल भी होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन स्पेशली दिया गया जो कि हमारा फायर का कारण नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा मेनली जो हमारा फूड के लिए जो खाने में यूज में लेते हैं बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर अगर बात करें उसके केमिकल फॉर्मेशंस की नेम की तो वह मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसे हम NaSCO3 के फॉर्म में से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट
प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट स्टेनलेस स्टील के अंतर्गत मौजूद नहीं होता है। तो स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें हम, तो इसमें मेनली हमारा आयरन, निकेल और क्रोमियम इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें अगर बात करें हम तो टंगस्टन इसमें मौजूद नहीं होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, अल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अल्युमिनियम को किस एक्स से यानी ओरे से निकाला जाता है। तो यहां पर हम बात करें एल्युमिनियम के लिए, तो एल्युमिनियम को हम बॉक्साइट ओरे यानी एस्क से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें बॉक्साइट के केमिकल फार्मूला की, तो यह मेनली Al2O3N2 के फॉर्म में हम इसका केमिकल नेम होता है, केमिकल फार्मूला, जहाँ से हम इसको एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का काम हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कार्बन कंटेंट इन स्टील इज, यानी स्टील के अंतर्गत जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो कितने परसेंट में होते हैं। तो स्टील की अगर बात करें कार्बन कंपोनेंट्स की, तो यह मेनली हमारा 0.1 से लेकर 1.5% के बीच हमारा कार्बन हमारा होता है स्टील के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 से लेकर 1.5 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, मोमेंटम इज अ मेजर्स ऑफ, यानी मोमेंटम जो मापा जाता है वो किस चीज के लिए मापा जाता है। तो मोमेंटम की अगर बात करें हम, तो मोमेंटम सिंपली हमारा मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यह मेनली हमारा जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है उसको यह मेजर करने का काम करता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके क्वांटिटी को मोशन की अवस्था में जब होता है तो वही हमारा मोमेंटम कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द फ्लोइंग सेंटेंसेस, यानी निम्नलिखित दिए गए सेंटेंस के लिए यहाँ पर करेक्ट एडजेक्टिव पूछा गया है, कौन सा होगा। तो चूंकि आप पहले जान लें कि जो एडजेक्टिव होते हैं मेनली वह जो हमारा नाउन होता है और नाउन की विशेषता जो बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर विराट कोहली इज अ डैश क्रिकेटर है, तो विराट कोहली के बारे में एक विशेषता पूछा गया है। तो यह मेनली फैंटास्टिक क्रिकेटर है, जो कि विराट कोहली की जो क्रिकेट शैली है उसमें फैंटास्टिक जो वर्ड है वह इसके विशेषता को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विराट कोहली एक शानदार क्रिकेटर है, होगा इसका हिंदी फॉर्म में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चूज करेक्ट एडवर्ब फॉर फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए सेंटेंस के लिए जो करेक्ट एडवर्ब होगा वो कौन सा होगा। तो एडवर्ब मेनली जो हमारा किस टाइम में कब किया गया कब नहीं आया, इस तरह के टाइम पीरियड्स को यह इंडिकेट करने का काम हमारा करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि वसुंधरा इज देयर व्हेन यू नीड हेल्प, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बस जब आपको ज़रूरत होगा, व्हेन यू नीड हेल्प वसुंधरा इज देयर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वसुंधरा इज ऑलवेज देयर व्हेन यू नीड हेल्प, वसुंधरा हमेशा आपके पास होगा जब आपको ज़रूरत होगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑलवेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चूज करेक्ट वर्ब फ्रॉम फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस, यहाँ पर करेक्ट वर्ब फॉर्म को यहाँ पर चूज करना है फ्लोइंग सेंटेंसेस के लिए। द फिग ऑफिस डैश बाय द प्रिंसिपल, यहाँ पर जब भी बाय द प्रिंसिपल वगैरह हो तो इस प्रकार के सेंटेंस हम सिंपली पैसिव वॉइस के अंतर्गत रखते हैं, यानी जब भी कोई काम जब भी हमारा जो करता होगा वह काम को द्वारा करवाया जाएगा खुद से,
तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें हमारा हमेशा जो वर्ब होगा वह थर्ड फॉर्म में होता है, V3 फॉर्म में हमारा वर्ब होगा और जो हमारा कर्ता के द्वारा ही प्रॉपर काम करवाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो द बिग ऑफिस इज यूज्ड बाय द प्रिंसिपल, इसका सही फॉर्म होगा, यानी जो बड़ा कार्यालय है वो प्रिंसिपल के द्वारा कार्य किए जाते हैं, यानी उपयोग किए जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द बिग ऑफिस इज यूज्ड बाय द प्रिंसिपल, यानी बड़े ऑफिस का उपयोग प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है। अगर इसकी अगर बात करें कि अगर एक्टिव वॉइस में अगर बनाना होता तो बोला जाता प्रिंसिपल यूजेज द बिग ऑफिसेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग सेंटेंसेज, यानी यहाँ पर फ्लोइंग सेंटेंसेज के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर बोला गया है कि द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय द गार्ड, यानी जब भी कोई हमारा करता हो उसके द्वारा अगर कोई काम करवाया जा रहा हो तो उस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो हमारा सिंपली पैसिव वॉइस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो कि बाय द गार्ड, गार्ड के द्वारा ट्रेन को रोका जा रहा है, सिंपली यानी बोला गया है कि द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय द गार्ड, यानी ट्रेन को रोका गया था गार्ड के द्वारा। तो यहाँ पर V3 फॉर्म में हमारा दिया गया है स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड, जो हमारा थर्ड फॉर्म होते हैं। तो इस प्रकार का सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस के अंतर्गत आ जाएगा। अगर इसको एक्टिव में बनाना होता अगर तो यहाँ पर बोला जाता द गार्ड स्टॉप्ड द ट्रेन, इस प्रकार का हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑल हिज विशेज डैश बिन फुलफिल्ड, यहाँ पर बोला गया कि सारी इच्छाएं जो है यहाँ पर ऑल हिज विशेज जो है हैव बिन फुलफिल्ड, यहाँ पर बिन जैसे ही होगा तो यहाँ पर हैज बिन या हैव बिन का प्रयोग किया जाता है, हैव या हैज बिन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर विशेष जो है यहाँ पर इस के फॉर्म में यहाँ पर है पुलर सेंटेंस के यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि उनकी सारे इच्छाएं, तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं, पुलर फॉर्म के लिए हम हैव का फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ऑल हिज विशेज हैव बीन फुलफिल्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है मनी एंड तारा डैश बैक होम फ्रॉम स्कूल, यहां पर बोला गया है कि जो मनी एवं तारा है वह वॉकड बैक फ्रॉम होम फ्रॉम द स्कूल, यानी यहाँ पर जो मनी और तारा वो स्कूल से वापस लौट गई। तो यहाँ पर इस प्रकार का सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मनी और तारा स्कूल से घर वापस चले गए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है जनवरी इज देन मार्च, यानी जब भी कोई कंपैरिजन करने की बात हो और ऑप्शन में दिया गया है 3 कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, यानी यहाँ पर बात किया जा रहा है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो होते हैं हमारे कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट। जब सिंपल एक सेंटेंस के लिए होगा एक आदमी के लिए, यानी जो हमारा मौसम वगैरह कोल्ड है, यानी एक चीज़ के लिए यूज में लेंगे तो हम कोल्ड लेते हैं। जब भी कंपैरिजन करना हो दो के बीच में तो हम कोल्डर यानी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जब भी 2 से अधिक के लिए हमारा अगर कंपैरिजन करना हो तो उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री यानी कोल्डेस्ट हमारा होगा, और इसको यूज करने से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, और कोल्डर के बाद हमेशा देन होना अनिवार्य है जब भी 2 के बीच कंपैरिजन हो। तो यहाँ पर देन दिया गया है, तो इस प्रकार जो यहाँ पर वर्ड आना चाहिए कि जनवरी इज कोल्डर देन मार्च, यानी जनवरी जो है मार्च से ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्डर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैन डैश लॉस्ट हिज फोन वाज वेरी अपसेट, यानी जब यहाँ पर बोला गया कि जो मैन है वह फोन को लॉस्ट किया और अपसेट था। तो यहाँ पर बात करें हम कि जो मैन है, जब भी हमारा यहाँ पर हु विच या होम या होज का यूज करना हो तो यहाँ पर बोला गया जो मैन है उसका फ़ोन यहाँ पर खो गया है। तो यहाँ पर हम उसके लिए मैन के लिए हम प्रोनाउन वर्ड का यहाँ पर यूज करना है। जब भी कोई आदमी व्यक्ति लिविंग थिंग के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन का यूज करना हो तो हम उसे हु के तौर पर यूज करते हैं। यह हमारा लिविंग कोई आइटम थिंग होता है, जैसे कोई पर्सन कोई आदमी है तो उसके लिए हम हु का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हम
कोई हमारा नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो, एनिमल हो, प्लेसेज हो कोई, तो इसके लिए हम बीच एवं डेट का प्रयोग एज ए प्रोनाउन के तौर पर यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि द मैन है, द मैन हु लॉस्ट हिज फोन वाज वेरी अपसेट, यानी जिस आदमी का फोन खो गया है बहुत परेशान था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अमोल कुड यू गिव मी डैश वाटर प्लीज। यहाँ पर जब भी कोई प्लीज लगा हो कृपया करके अमोल कुछ पानी, यानी यहाँ पर सम वाटर होगा, यानी अमोल कुड यू गिव मी सम वाटर प्लीज, यानी अमोल क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो कृपया। तो यहाँ पर जो हमारा जो वर्ड यूज में आएगा वो सम यूज में आएगा, सम वाटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सम वाटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्लीज ब्रिंग अ जार ऑफ डैश फॉर मी फ्रॉम केरला, यानी यहाँ पर बोला गया कृपया करके एक जार लाए फ्रॉम केरला से मेरे लिए। ये जार ऑफ स्पाइसी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये जार एक जार का ऑफ का हो, बहुत सारे स्पाइसी सी में से हमारा एक जार लाना है। तो यहाँ पर स्पाइसी यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर पुल्ला सेंटेंस में से हमारा एक जार को यहाँ पर लाना है फ्रॉम केरला से मेरे लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पाइसीज। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं एक बुक सेलर बाइज 180 बुक्स एट Rs 6 each and sell each at Rs 8 rupees and buys 50 bulls at Rs 78 each and sold at Rs 85, by which item will he get more profit। यहाँ पर बुलाया गया है कि एक बुक सेलर जो है वह 180 बुक को 6 के प्रत्येक किताब के हिसाब से वो उसे खरीदता है और 8 के हिसाब से उसे बेचता है। इसके अलावा जो एक बाइज 80 बुल्स को खरीदता है, 50 बुल्स को 78 रुपये के हिसाब से और बेचता है उसे है 85 रुपीज़ के हिसाब से। दोनों में किसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम बात करें अगर बुक्स की प्रॉफिट की, तो बुक के प्रॉफिट की केस में अगर बात करें तो 8 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। चूँकि हम जानते हैं कि जब लाभ हमारा निकालना हो प्रॉफिट तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होता है। तो सेलिंग प्राइस हमारा 8 रुपये है, 6 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है, 2 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट होगा। टोटल हमारा जो बुक्स की नंबर्स है वो 80 की संख्या में है, तो 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल हमारा यहाँ पर बुक्स के केस में जो प्रॉफिट आएगा वो 360 रुपये आएगा निकल कर। वहीं हम बात करें बुल्स के केस में जो प्रॉफिट होगा हमारा सिंपली उसी प्रकार हम 85 में हम इसका सेलिंग प्राइस है, 78 हमारा कॉस्ट प्राइस है और इसकी जो नंबर्स है बुल्स का वो हमारा 50 की संख्या में है। तो यहाँ पर हमारा 7 × 50 आ जाएगा और इसकी जो आएगा निकल कर वैल्यू वो हमारा 350 होगा। दोनों में कंपैरिजन करके देखा जाए तो यहाँ पर बुक्स में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो कि प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए थे कि ही गेट मोर प्रॉफिट। तो यहाँ पर बुक्स में मामले में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केचेज एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज Rs 1600 फाइंड द मार्केट प्राइस। यहाँ पर बोला गया कि जो अरुण है वह एक पेयर स्केचेज का खरीदता है जिसमें उसको डिस्काउंट मिलता है 20% का, और डिस्काउंट के बाद वह जो पेमेंट करता है वो Rs 1600 रुपये का पेमेंट करता है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस पूछा गया है उस स्केचेज के लिए। तो जब भी हम डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है।
तो यहाँ पर बात करें मार्केट प्राइस पर हमारा 20% डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल कर आ रहा है वो 1600 रुपये निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली आप 2 टाइम्स में कटेंगे तो यहाँ पर आपका 2000 रुपये निकल कर आएगा, जो कि इस दिए गए प्रश्न के लिए मार्केट प्राइस होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी RS 2000 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 8, 15, 6, 12 एंड x इज इक्वल टू 10 देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर एक अरिथमेटिक मीन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। दिया गया है 10 दिया गया हमारा अरिथमेटिक मीन, जहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारा 5 नंबर्स में कोई डिजिट दिए गए हैं। तो जब भी हमारा मीन निकालना होगा तो मीन जो होता है हमारा सिंपली सारे नंबर्स का एडिशन बाई टोटल नंबर्स जो हमारा कितने संख्या में उससे डिवाइड करना होता है। तो सिंपली हम 8 + 15 + 6 + 12 + x हमारा हो जाएगा बाई टोटल जो नंबर्स है हमारा वो 5 की संख्या में है। यहाँ पर मीन हमारा जो दिया गया है वो हमारा 10 दिया गया है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिए गए हैं। यहाँ पर 10 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर सारे को जब ऐड करेंगे तो 41 + x निकल कर आएगा। यहाँ पर आपका 50 - 41 आएगा, जो कि इक्वल होगा x का, यानी x का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो 9 की संख्या में होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेशियो ऑफ एज A एंड B इज 6:7। इफ B इज ओल्डर देन A by 2 years, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ एजेज आफ्टर 4 years। यहाँ पर बोला गया कि जो कोई 2 A और B है जिसकी आयु का रेशियो 6:7 दिया गया है। यदि B A या A से मुकाबले 2 वर्ष बड़ा है तो 4 साल बाद A और B का रेशियो यहाँ पर आयु का निकालना है। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो A और B का रेशियो है वह हमारा 6:7 दिया गया है। चूँकि यहाँ पर 7 जो B है वह A के मुकाबले ग्रेटर है, और प्रश्न में यहाँ पर दिया भी गया है कि 2 ईयर्स का गैप है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें कि जो 1 यूनिट जो यहाँ पर है, ये दोनों के बीच 1 यूनिट निकल कर आ रहा है, जो कि 2 ईयर्स के इक्वल है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप ईयर्स निकालना चाहे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 12 ईयर्स A का होगा, और 14 ईयर्स जो होगा वह B का आएगा। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो 4 ईयर्स बाद उसका क्या एज होगा। तो सिंपली आप दोनों में 4 ऐड कर दें तो यहाँ पर आपका 16/18 निकल कर आएगा, यानी 8/9 का रेशियो दोनों में निकल कर आएगा आफ्टर 4 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 4x² y² डिवाइडेड बाई 6xy - 9। तो यहाँ पर बोला गया कि 4x² y² दिया गया है, जिसे सिंपली हमें 7xy के पावर -9 से डिवाइड करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही माइनस वाले पोर्शन ऊपर जाते हैं प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली जो ए वाला पोर्शन है हम ऊपर में रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा 9 यहाँ पर सिंपली ऐड हो जाएंगे, और x से x यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ पर x निकल आएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स में कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सिंपली जो निकल कर आएगा 2xy के पावर 11 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 4x - 3y का स्क्वायर पूछा गया है। चूँकि आप जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² - 2ab के फॉर्म में हम लिखते हैं। इसी प्रकार सिंपली हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 4x² का स्क्वायर जो निकल कर आएगा वो 16x² होगा, -3y के स्क्वायर की अगर बात करें तो प्लस हमारा 9y² निकल कर आएगा,
और माइनस माइनस यहाँ पर हमारा माइनस पहले से हमारा दिया गया है, तो 2 इंटू 4x इंटू 3y यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा हमारा 16x² प्लस 9y² माइनस 14xy निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ 20 साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन। यानी यहाँ पर बोला गया कि 12 भुजा वाले जो रेगुलर पॉलीगन्स में जो प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल्स जो होते हैं उसकी माप यानी मेजरमेंट कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। तो 12 साइड वाली अगर बात करें पॉलीगन की, तो इसमें जो हमारा होता है निकालने के लिए पॉलीगन के केस में वो 360/n की संख्या में जब हमारा एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है, तो n हमारा जो होता है वो हमारा मेनली साइड्स होते हैं कि पॉलीगन की कितनी साइड्स है, उससे डिवाइड करके हम एक्सटीरियर एंगल को हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इर्ज है वो 12 की संख्या में दिया गया है, तो सिंपली आप 360/12 कर दे तो आपका जो निकल कर आएगा वो 30 डिग्री निकल कर आएगा, जो प्रत्येक के लिए एक्सटर्नल एंगल होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड्स एज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोला गया कि क्यूब का घनाभ का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जिसका प्रत्येक जो साइड्स है उसका किनारा जो है वो 10 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो सिंपली आप जो घनाभ जो होता है वो इस प्रकार का हम बनाते हैं। इसमें प्रत्येक का किनारा जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और चूंकि आप जानते हैं कि एरिया जो है क्यूब का वह सिंपली हमारा 6 और इर्ज का स्क्वायर होता है, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो 100 इंटू 6 जो कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वन सिलेंड्रिकल टैंक इज हैविंग लेंथ एज 8 सेंटीमीटर, डायमीटर एज 4 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड इफ रेट ऑफ पेंटिंग इज RS 70 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर बोला गया कि कोई सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी अगर बात करें लंबाई, जिसे हम हाइट के तौर पर कंसीडर करते हैं, जिसकी अगर बात करें लेंथ जो है हमारा 8 सेंटीमीटर दिया गया है, डायमीटर हमारा 4 सेंटीमीटर है, और इसको पेंट करने के लिए यहाँ पर कॉस्ट फाइंड आउट करना है जब इसे हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड से हम पेंट करते हैं, और यहाँ पर पेंट का कॉस्ट जो दिया गया वो 70 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो जब भी यहाँ पे आपको सिलेंड्रिकल टैंक को आउटसाइड और इनसाइड पेंट करने के लिए अगर कहा जाए प्रश्न के अंतर्गत, तो सिंपली आप टोटल सरफेस एरिया आप निकालें, जिसकी अगर बात करें फार्मूला का टोटल सरफेस एरिया के केस में निकालने के लिए, तो यह मेनली 2πr इंटू h प्लस r होता है। h सिंपली आपका लेंथ होगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू जो आपका डाया जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो रेडियस इसका हाफ होता है, तो आपका 2 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। लेंथ वो हाइट के तौर पर कंसीडर किया जाता है, तो 8 यहाँ पर आपका हाइट हो जाएगा प्लस 2 इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सिंपली ये चारों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88/7 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो आपका 880/7 आएगा। ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ गया। चूंकि यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि जो 70 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट आता है पेंट करने में, तो यहाँ पर आप 70 से कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 10 टाइम्स में हो जाएगा। यानी टोटल इस टैंक को पेंट करने में जो कॉस्ट आएगा वो RS
8,800 के तौर पर इसमें रुपये खर्च होंगे इस टैंक को पेंट करने के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर बोला गया कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें हमारा 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, तो इसमें हमें पूछा गया है कि वाई एक्सिस किस कंडीशन में हमें लाइज करेगा। तो जब भी वाई एक्सिस हमारा एग्जिस्ट करने की बात करें तो यह तब भी पॉसिबल है जब हमारा एक्स एक्सिस जो होगा वह 0 होगा। तो जब भी हमारा जो एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा -x और नीचे वाला -y के एक्सिस के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। तो इस एक्सिस पर जब भी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा x का वैल्यू 0 ही होगा तभी जाकर हमें y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर केवल सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा 0 होगा तभी यह y एक्सिस पर लाई करेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन यू डिवाइड 916 बाई 23 देन द रिमाइंडर विल बी। यानी यहाँ पर बोला है कि जब 916 को 23 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आएगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप 23 को 916 को डिवाइड करें आप तो 3 टाइम्स में आपका 69 आएगा। यहाँ पर जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो आपका 22 आएगा और यहाँ पर सिंपली 6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप 9 टाइम्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 207 आएगा। तो यहाँ पर यह कट हो जाएगा और यहाँ पर 219 आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर इसका। तो यहाँ पर बात करें तो यही आपका जो रिमाइंडर निकल कर आएगा जब आप 23 को 916 में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर की तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि इफ सरकमफरेंस ऑफ अ सर्किल इज 123.2 सेंटीमीटर देन द व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इट। यानी एक वृत्त की परिधि 123.2 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसमें जो सर्किल का रेडियस होगा वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यानी कोई एक सर्किल है हमारा, इसका जो सरकमफ्रांस है हमारा, सरकमफ्रांस सिंपली हमारा 2πr होता है और यहाँ पर हमारा जो सरकमफ्रांस यानी परिधि है वो 123.2 दिया गया है। तो पॉइंट के सिंपली हटाएंगे तो आपका नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ पर 2 × पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर हमारा यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बात करें हम कि जब भी आप 22 और 22 से मल्टीप्लाई से जब इसको कट करने की कोशिश करेंगे आपका तो आपका 28 टाइम्स में यहाँ पर कट होगा। और यहाँ पर बात करें हम तो सिंपली आपका जो निकल कर आएगा वह 28 × 7/10 निकल कर आएगा। जब 28 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 196 निकल कर आएगा और 10 से डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पर आर का जो वैल्यू निकल कर आएगा वह 19.6 निकल कर आएगा सेंटीमीटर के तौर पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 144/256 इक्वल 1x/16। यहाँ पर 16 का होल स्क्वायर 256 होता है तो 16 हो जाएगा और 16 से 9 टाइम्स में हमारा 144 कट हो जाएगा तो x का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो हमारा 9 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ x इज 80% ऑफ y देन व्हाट y विल बी द परसेंटेज ऑफ x। यानी यहाँ पर बोला गया कोई x और y जो संख्या है, x जो है यहाँ पर हम y को अगर 100 कंसीडर करते हैं
तो y के मुकाबले में जो x है वो 80% है यहाँ पर, यानी 80 की संख्या में हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर कि y विल बी द परसेंटेज ऑफ x, यानी y जो होगा वो x के मुकाबले में कितना ज़्यादा होगा। तो हमारा जो y है वो हमारा 100 है और 80 के मुकाबले यानी x के मुकाबले पूछा जा रहा है। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा निकल कर आएगा वो यहाँ पर 5th टाइम में हमारा कट जाएगा, यहाँ पर 4 से यहाँ पर 25 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा वो 125% निकल कर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस हैज। यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है कि कितना होगा। तो जब भी कोई पॉइंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में हमारा जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा केवल और केवल 1 होगा। तो यहाँ पर हम जांचने की कोशिश करेंगे कि यह लाइंस जो है लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर हम 2 इक्वेशन दिए गए हैं, तो जब भी हमारा a बाई A2 और इक्वल नहीं होना चाहिए B1 बाई B2 का, C1 बाई C2 का, तो इस प्रकार के अगर इक्वेशन हमारा आता है तो हम यह देखेंगे कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट एक दूसरे से करेगा। उस केस में हमारा जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो केवल और केवल 1 होंगे। तो यहाँ पर हम A1 की जगह पर हम x का वैल्यू जो है वो 1 दिया गया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जो हमारा सेकेंड वाले इक्वेशन में हमारा 3 यहाँ पर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें B1 के केस में -2 हमारा है और इस केस में हमारा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सिंपली जो 0 है तो यहाँ पर 0 लिया जाएगा और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर जो ये है वो एक दूसरे से हमारा इक्वल नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार यह रिजल्ट आ रहा है कि जो हमारा 2 लीनियर इक्वेशन है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमारा जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे केवल और केवल 1 निकल कर आएगा इस दिए गए 2 लीनियर इक्वेशंस के केस में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 75% ऑफ 300 माइनस 60% ऑफ 250 इज, यानी यहाँ पर बोला गया कि 75/100 इंटू 300 हो जाएगा माइनस 60/100 इंटू 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप बात करें तो 2 टाइम 20 से 20 कट हो जाएगा, यहाँ पर 20 से यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 150 निकल कर आएगा और यहाँ पर 225 निकल कर आएगा, यहाँ पर आपका 75 निकल कर आएगा, दोनों के डिफरेंसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 164/4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 45 इंटू 2 माइनस 90/10 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 49/7 मल्टीप्लाई बाई 2, ये दिए गए इक्वेशंस का यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। जब भी 160 का जब भी ब्रैकेट दिया गया हो तो पहले हम ब्रैकेट का यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। तो 160/4 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका 40 निकल कर आएगा, इंटू 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ पर आपका 90 निकल कर आएगा। फिर यहाँ पर आप इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आप 90 को जब 10 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका 9 निकल कर आएगा, 9 इंटू 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए वाले पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे तो 49/7 है तो आपका 7 निकल कर आएगा और इंटू 2 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा, प्लस 90 हो जाएगा, माइनस 72 हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे देखें अगर तो आगे यहाँ पर इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 210 हो जाएगा और इस दोनों माइनस में है तो दोनों आपका 86 निकल कर आएगा। जब दोनों को आप घटाने की कोशिश करेंगे तो 124 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 4/5 ऑफ 30 इज इक्वल टू, यानी 4/5 जो है वह
30 का पूछा गया है, तो यहाँ पर सिंपली 4/5 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 6 टाइम्स में यहाँ 5 से कट जाएगा और 4 × 6 आपका जो इक्वल होगा वो 24 का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन 3x + 5y = 200 और 3x - 5y = 100। यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारा 3x + 5y का वैल्यू हमारा 200 दिया गया है और 3x - 5y का वैल्यू हमारा 100 दिया गया है। तो यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न सॉल्व करना हो तो माइनस प्लस जो होता है वो कट हो जाता है। यहाँ पर आपका 6x निकल कर आएगा। जब आप दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपका 300 हो जाएगा। 6 से यहाँ पर 50 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x के जो वैल्यू निकल कर आया वो आपका 50 हो गया है। और y जब यहाँ पर बात करें कि x आपका 50 निकल गया, फिर आप किसी भी एक इक्वेशन में आप डालकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जांचने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ये 50 जो दिया गया केवल और केवल एक ऑप्शन में दिया गया है जो कि बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 10 होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 30, डिफरेंसेस इज 8, देन व्हाट विल बी द ग्रेटर नंबर। यानी यहाँ पर कोई x और y का सम यहाँ पर दिया गया है 30 और कोई 2 डिफरेंसेस दिया गया वो हमारा 8 दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2x आएगा और यहाँ पर आपका 38 आएगा। जब 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू निकल कर आएगा x का वो 90 निकल कर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जब y का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका 11 निकल कर आएगा, यानी दोनों संख्या में जो बड़ा संख्या है वो x है जिसका वैल्यू 19 की संख्या में है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं कि व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन के अंतर्गत जो हमारा बियरिंग यूज में लेते हैं वह सिंपली CTRB टाइप्स के होते हैं, यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो बोगी यूज में लिया जाता है वो कैसनव LCC F20C बोगी का प्रयोग इसमें लिया जाता है। और इसके अलावा ये एक यूनिट में इसमें 5 कार्स होते हैं, जिसमें हमारा सिंपली एक यूनिट में 5 का डिवाइडर होते हैं। दोनों एंड पर हमारा A कार होते हैं, बीच में हमारा 3 B कार्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है क्लास ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन बिल्डिंग ऑफ सिलिकॉन मैग्नीज लाइनर्स ऑन कैसना बोगी। यानी जो लाइनर्स के लिए हम जो सिलिकॉन मैग्नीज स्टील का जो यूज में लेते हैं हम कैसना बोगी के ऊपर, इसको बिल्डिंग करने के लिए जो हम क्लास इलेक्ट्रोड्स का लेते हैं वह सिंपली D क्लास का जो हमारा M5 क्लास जो होता है हमारा, उसका प्रयोग हम करते हैं बिल्डिंग करने के लिए सिलिकॉन मैग्नीज लाइनर्स का कैसना बोगी के ऊपर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, M5 क्लासेस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच हैमर शुड बी यूज्ड आफ्टर बिल्डिंग ऑन बिल्डिंग ज्वाइंट्स। यानी बिल्डिंग ज्वाइंट्स के ऊपर बिल्डिंग करने के बाद किस प्रकार का हैमर का यूज में लिया जाना चाहिए, और मेनली चिपिंग हैमर का हम यूज में लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच ऑफ दीज इज सॉलिड लुब्रिकेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो मेनली आप जो लुब्रिकेंट यूज में लेते हैं वह मेनली हमारा ग्रीस वगैरह होता है, और मेनली हमारा कुछ हमारा लिक्विड फॉर्म में होते हैं हमारा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में बात किया गया है, तो मेनली हमारा जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट फ्लेक का जो हम यूज में लेते हैं लुब्रिकेंट के तौर पर, वह मेनली हमारा जो कैसना बोगी के जो सेंटर पिवेट्स होते हैं वहाँ पर हम ग्रेफाइट फ्लेक्स को यूज में लेते हैं एज अ लुब्रिकेंट के तौर पर, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
अनब्रेकेबिलिटी, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वह अटूटता यानी अनब्रेकेबल होते हैं। तो इसमें जो अनब्रेकेबिलिटी की अगर बात करें आघात वर्धनीयता की, तो यह मेनली हमारा मेलेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई भी मेटल ना टूट पाए। तो यहाँ पर जो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मेटल यूज्ड इन मेजरिंग स्टाइलस ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, यानी यहाँ पर बात करें कि जो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर्स को मेजरिंग करने के लिए जो स्टाइलस यूज में लिया जाता है मेटल्स, वो कौन सा होता है, तो वह मेनली जो हमारा होता है वो डायमंड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फायर्स को बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हम यूज में लेते हैं वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसका हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 10,000 माइक्रोन इज इक्विवेलेंट टू, यानी जो 10,000 जो माइक्रो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं। तो मेनली हम बात करें कि जो 1 माइक्रोन जो होते हैं हमारा वो हमारा इक्वल होते हैं 1/1000 mm के इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमसे 10,000 की बात किया जा रहा है, तो सिंपली आप 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, तो 3 टाइम्स में 3 जीरो कट जाएगा, तो आपका जो 10,000 जो माइक्रोन है वो इक्वल होगा 10 mm के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहां पर तो इफ इन बिल्डिंग इलेक्ट्रोड मेल्ट्स मोर देन 1 पीस देन बीच ऑफ द पोलैरिटी इट सोज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बिल्डिंग में जब भी इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है वर्क पीस के मुकाबले ज़्यादा मेल्ट होता है, तो इसमें कौन सा पोलैरिटी दिखाता है यह। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पोलैरिटी के केस के लिए, तो 2 तरह के पोलैरिटी हमारा यूज में लिया जाता है बिल्डिंग के केस में। एक हमारा होता है DCSP जिसे हम डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी के तौर पर जानते हैं, यानी डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी। सेकेंड हमारा होता है DCRP यानी डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी होता है। तो इसमें प्रश्न में बोला गया कि बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट होता है मोर देन वर्कपीस यहाँ पर वर्क पैलेस के स्थान पर वर्कपीस होना चाहिए। तो यहाँ पर मोर देन वर्कपीस के मुकाबले में इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट करता है। तो किस प्रकार के पोलैरिटी में होता है, तो हम बात करें डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी केस में, तो वर्कपीस जो है हमारा वर्कपीस हमारा सिंपली जो मेल्ट होता है वो 2/3 होता है। वहीं बात करें हम इलेक्ट्रोड का, तो इलेक्ट्रोड होता है 1/3। तो इसमें हम बात करें कि प्रश्न में हमें इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट कर रहा है वर्कपीस के मुकाबले में, चूँकि डायरेक्ट में हमारा वर्कपीस ज़्यादा मेल्ट कर रहा है। लेकिन वहीं बात करें रिवर्स के केस में हम, तो रिवर्स में हमारा इलेक्ट्रोड जो होता है वो 2/3 मेल्ट होता है, जबकि वर्कपीस की अगर बात करें तो मेनली 1/3 होता है। प्रश्न में हमें इलेक्ट्रोड ज़्यादा दिखा रहा है मेल्ट, तो जो कि हमारा डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी रिवर्स पोलैरिटी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हमारा जो मेल्ट होता है वो इलेक्ट्रोड वह वर्कपीस के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन TIG बिल्डिंग। TIG बिल्डिंग के अंतर्गत किस प्रकार का इलेक्ट्रोड यूज में लिया जाता है। TID का फुल फॉर्म सिंपली टंगस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग होता है, यानी इनर्ट गैस बिल्डिंग में जो हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं इसी को हम TIG के फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ इलेक्ट्रोड डिसाइड्स करेंट्स,
यानी निम्नलिखित में से जो साइज ऑफ जो हमारा करंट जो डिसाइड करता है वो क्या डिसाइड करता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड का जो हमारा इंड का कोर होता है, कोर डाया होता है हमारा, वह सिंपली हमारा करंट्स को डिसाइड करता है। यानी जैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रोड का डाया है वो इंक्रीज करेगा तो करंट हमारा इंक्रीज करता है, जैसे ही हमारा कोर का डाया डिक्रीज करेगा तो करंट वैल्यू हमारा डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो डाया ऑफ इट्स कोर साइज हो जाएगा। यानी जो हमारा इलेक्ट्रोड का साइज है वो हम सिंपली हमारा कोर वायर्स का जो डाया होता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द अदर नेम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डिंग। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डिंग का अन्य नाम क्या है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अदर नाम की अगर बात करें तो उसे हम MAG बिल्डिंग बोलते हैं। यानी सिंपली अगर बात करें तो मेटल एक्टिव गैस बिल्डिंग के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डिंग को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज यूज्ड इन BCNHL वैगन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पेंट का प्रयोग हम BCNHL वैगन को पेंट करने में यूज में लेते हैं। यह सिंपली PU पेंट होता है, यानी पॉलीयूरेथीन पेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द टाइप ऑफ इंजन इज यूज्ड इन फोर्क लिफ्ट यूज्ड इन बीकानेर वर्कशॉप। यानी बीकानेर वर्कशॉप के अंतर्गत जो फोर्क लिफ्ट यूज में लिया जाता है इसमें किस प्रकार का इंजन यूज में लिए जाते हैं। तो इसमें जो फोर्क लिफ्ट के अंतर्गत जो इंजन यूज में लिया जाता है वह मेनली IC टाइप्स के होते हैं, यानी इंटरनल कंबसन जो टाइप्स होते हैं इसका प्रयोग हम फोर्क लिफ्ट के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनल कंबसन इंजन इसके फुल फॉर्म में बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो बाय बीच ऑफ द मेथड मोर देन 5 mm थिक स्टेनलेस स्टील मेटल शीट कैन बी इजीली कट। यहाँ पर बोला गया कि किस मेथड के द्वारा 5 mm से ज़्यादा मोटाई वाले स्टेनलेस स्टील को आसानी पूर्वक काटा जा सकता है। तो जब भी 5 mm से ज़्यादा अगर मोटाई वाले अगर स्टेनलेस स्टील का शीट हो जिससे काटना हो आसानी पूर्वक, तो उसमें हम प्लाज्मा कटिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस। रिवेटिंग पर्पस के लिए जो किस प्रकार का हैमर प्रयोग में लिया जाता है। तो यह मेनली जो बॉल पेन हैमर होते हैं हमारे, इसका प्रयोग हम रिवेटिंग पर्पस के तौर पर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है, एलॉय है। तो आयरन हमारा एलिमेंट है, टंगस्टन भी एलिमेंट के अंतर्गत आता है, निकल भी हमारा एलिमेंट है। जबकि जो एलॉय की अगर बात करें तो ब्रॉन्ज हमारा हो जाएगा। तो ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा। और ब्रॉन्ज के अंतर्गत हमारा सिंपली जो कॉपर और टिन के मिक्सअप हमारा ब्रॉन्ज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। यानी इनमें से कौन सी प्रक्रिया मटेरियल रिमूवल प्रोसेस के रूप में मानी जाती है, कंसिडर किए जाता है। तो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस की अगर बात करें हम तो इसको हम मशीनिंग के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू। तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर बात करें, यह सिंपली जो होता है वह 14.22 psi के इक्वल होता है। psi की अगर बात करें तो सिंपली होता है जो PA यूनिट होते हैं हमारे फुट पाउंड यूनिट सिस्टम, इसमें हमारा पाउंड पर स्क्वायर इंच के तौर पर लिया जाता है। यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच के तौर पर होता है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वह 14.22 psi के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा
वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट। यानी सर्किट के अंतर्गत अगर करंट को मेजर करना हो तो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का यूज में लिया जाता है। तो ये सिंपली हम जो यूज में लेते हैं वो हम एमीटर को लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सीट्स इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस इज कोटेड विथ। यानी गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेस होते हैं इसमें जो सीट्स को हम कोटेड करते हैं और सिंपली किसके मदद से करते हैं, तो हम जिंक यानी जस्ता की मदद से हम कोटिंग करते हैं स्टील्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन इज यूज्ड इन बिल्डिंग क्वालिटी सिस्टम। यानी बिल्डिंग क्वालिटी सिस्टम जो है यूज में लिया जाता है, इसमें किस प्रकार का क्वालिटी सर्टिफिकेशन का हम यूज में करते हैं। तो जब भी बिल्डिंग क्वालिटी सिस्टम के लिए अगर बात करें, जो हम ISO स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं वह मेनली ISO 3838-2025 जो होता है हमारा, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ISO 3834-2005 का यूज में लेते हैं बिल्डिंग क्वालिटी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, बीच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन स्टील इज हीटेड ऑन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब स्टील को हीटेड किया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर्स के ऊपर। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि जब भी स्टील को अपर टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर उससे ऊपर अगर गर्म किया जाता है तो वह मेनली ऑस्टेनाइट के रूप में यह फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब ऑस्टेनाइट को पुनः रैपिडली कोल्ड किया जाता है तब यह जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं उसे हम मटेनाइट के तौर पर जानते हैं। यानी जब इसको हम रैपिडली कोल्ड करेंगे तो यह जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होगा ऑस्टेनाइट का उसे हम मटेनसाइट के तौर पर जानते हैं। जब उसे हम रैपिडली कोल्ड करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, शेप ऑफ बार्निंग साइंस। यानी जो बार्निंग के लिए जो साइंस का जो शेप का हम यूज में लेते हैं वो कौन सा शेप होगा। तो बार्निंग के लिए हम सिंपली ट्रायंगुलर शेप का हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ट्रायंगुलर शेप इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चीजल। चीजल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किस प्रकार का मेटल यूज में लेते हैं। तो यह सिंपली हमारा हाई कार्बन स्टील होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, फंक्शन ऑफ APM इन बैगन। बैगन के अंतर्गत जो APM डिवाइस लगा होता है, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस, वह सिंपली जो हमारा DB के बाद हमारा APM होता है और APM से हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं हमारे, उनको यह प्रेशर को मॉनिटर करने का काम करते हैं कि ये एम्प्टी कंडीशन में 2.2 प्रेशर भेजते हैं, लोडेड कंडीशन में यह ब्रेक सिलेंडर को 3.8 kg प्रेशर भेजते हैं, जिससे हमारा ब्रेकिंग फोर्स है वह आसानी पूर्वक एडजस्ट कर लेते हैं एक अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, टू फैसिलिटेट डिफरेंस ब्रेकिंग फोर्सेस इन लोडेड एंड एम्प्टी कंडीशंस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ वैगन्स आर अंडरगोइंग डोर मॉडिफिकेशन वर्क। अभी करंट के अंतर्गत
जो हमारे ओपन टाइप जो वैगन होते हैं जैसे कि बॉक्सन बोस्ट वगैरह है, उनके डोर के मॉडिफिकेशंस का काम अभी वर्तमान में चल रहे हैं अलग अलग वर्कशॉप के अंतर्गत। जहाँ पर जो हमारा पहले जो 4 नॉर्मल डोर होते थे उनको डायगोनली रूप से क्लोज करके अब उसे या तो नॉर्मल छोड़ दे रहे हैं या तो उसे शॉर्ट फॉर्म में डोर को कर दिए जा रहे हैं। डायगोनली बेसिस पर केवल डोर छोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बॉक्सन एवं बोस्ट वैगन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द मटेरियल कैटेगरी शुड बी मॉनिटर्ड द मोस्ट एमोंग ए एंड बी और सी कैटेगरी आइटम्स। यानी जो ए बी सी कैटेगरी के जो आइटम्स होते हैं निम्नलिखित में से किसका मॉनिटर सबसे ज़्यादा किया जाता है हेडक्वार्टर्स के द्वारा। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो ए कैटेगरी के जो आइटम्स होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होते हैं। ए कैटेगरी के आइटम्स हमारा कॉस्टली और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, इसी कारण और इनको ज़्यादा रूप से मॉनिटर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और सी कैटेगरी के आइटम्स का जो काफ़ी हमारा कॉस्टली नहीं होते हैं और इसको कम इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द इंसेंटिव स्कीम्स इज अप्लाइड इन बीकानेर वर्कशॉप। बीकानेर वर्कशॉप के अंतर्गत किस प्रकार के इंसेंटिव स्कीम अप्लाइड होते हैं। तो इसमें मेनली जो हमारा CLW स्कीम होते हैं, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स स्कीम, वो यहाँ पर बीकानेर वर्कशॉप के अंतर्गत अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सिंपली जो हमारा CLW स्कीम होते हैं वह मेनली डिपेंड्स करते हैं कि जब जो हमारा कर्मचारी है उसे अगर कोई अलाउड टाइम दिया गया हो, कोई टाइम पीरियड दिया गया हो और वह उससे कम टाइम लेता है, टाइम टेकन लेता है, तो इसमें जो टाइम सेव करता है तो इसके लिए उसे इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस केस में जो इंसेंटिव परसेंटेज जो निकालने का काम होता है वो सिंपली अलाउड टाइम माइनस टाइम टेकन बाई टाइम टेकन इनटू 100 होता है। तो इस प्रकार हम CLW पैटर्न के अंतर्गत हम इस प्रकार को इंसेंटिव परसेंट कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट विच इज अंडर इंस्टॉलेशन इन बीकानेर वर्कशॉप। बीकानेर वर्कशॉप के अंतर्गत जो सोलर प्लांट्स जो अभी अंडर इंस्टॉलेशंस हैं उनकी कैपेसिटी कितना है। तो उनकी कैपेसिटी जो है वो 500 किलोवाट्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी कैजुअल लीव कैन बी अवेल्ड बाई वर्कशॉप एम्प्लॉयज इन अ ईयर। यानी यहाँ पर वर्कशॉप एम्प्लॉयज हो या जो DRM ऑफिस या जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो होते हैं वहाँ के जो कर्मचारी हो, दोनों केसेस में जो इनको जो कैजुअल लीव है केवल और केवल 8 की संख्या में दिया जाता है। जबकि अगर बात करें ओपन लाइन स्टाफ की तो इनको जो CL है वो 10 की संख्या में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर केवल वर्कशॉप एम्प्लॉयज के केस में पूछा गया था। तो यहाँ पर 8 की संख्या में कैजुअल लीव इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज इशूड फॉर अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर्स फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी इन केस ऑफ मेजर पेनाल्टी। यानी बड़ी शास्ति की केस में जो हम कंडक्टिंग इंक्वायरी कंडक्ट करवाते हैं, तो इस केस में जब हम अपॉइंटमेंट इंक्वायरी को हम इस अपॉइंट करना होगा तो इसके लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज में लेते हैं। तो जब भी हमें अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर्स को हम अपॉइंट करना हो इंक्वायरी ऑफिसर्स को, तो इस केस में हम ASF 7 फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज इशूड फॉर सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज। रेलवे एम्प्लॉयज के सस्पेंशन के केस में किस प्रकार का स्टैंडर्ड फॉर्म इशू किया जाता है। तो जब भी कोई कर्मचारी को सिंपली सस्पेंड करना हो तो उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इनेक्टेड इन द ईयर, यानी रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो है, यानी जो कर्मचारी का जो आचरण नियम जो लाया गया था रेलवे के द्वारा, वह जो इफेक्टेड हुआ था वह 1966 के अंतर्गत इफेक्ट में आया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द टाइप ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन मिल राइट डिपार्टमेंट ऑफ बीकानेर वर्कशॉप। बीकानेर वर्कशॉप के अंतर्गत जो मिल राइट डिपार्टमेंट आते हैं उनके जो वर्कर होते हैं वो सिंपली हमारा EIW यानी जिसे हम इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर के तौर पर जानते हैं, इन क्लासेस के में उनको क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है अंडर विच रूल ऑफ प्रोविजन इन रिगार्ड टू सब्सिडिंग्स एंड वकेशंस ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशंस, यानी यहां पर बोला गया है कि किस नियम के तहत सरकारी आवास किराए पर देना या खाली करने का नियम है। तो यहाँ पर बात करें कि उसमें किराए पर देना नहीं होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार का जो रूल है वो सिंपली रूल 15 के ए के अंतर्गत बताए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेज अलाउड इन अ ईयर टू ऑफिसर्स, यानी जो रेलवे के अंतर्गत जो ग्रुप ए एवं बी ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रत्येक वर्ष 6 की संख्या में प्रिविलेज पास जारी किया जाता है, जो कि एज अ ज्वाइनिंग के बाद पहले ही साल से उन्हें 6 सेट पास इशू किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ग्रुप सी एवं डी एम्प्लॉयज को, तो शुरुआत में 1 सेट पास पर ईयर जारी किया जाता है 5 ईयर्स तक, और 5 ईयर्स के बाद उन्हें केवल और केवल 3 सेट पास इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है फॉर 70% ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स एन एम्प्लॉइज मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर, यानी यहाँ पर बोला गया है कोई कर्मचारी को अगर यात्रा भत्ता का 70% अगर प्राप्त करना हो तो उसे हेडक्वार्टर से कितने घंटे तक अपना बाहर रहना पड़ेगा। तो इस केस में अगर बात करें ट्रैवलिंग अलाउंसेस की, तो जब भी कर्मचारी अगर अप टू 6 आवर्स तक हेडक्वार्टर से अगर बाहर रहता है तो अपने ट्रैवलिंग अलाउंसेस का 30% वह पा सकता है। फिर अगर बात करें 6 घंटों से लेकर अगर 12 घंटों तक अगर वह हेडक्वार्टर से बाहर रहता है तो उसे 70% ट्रैवलिंग अलाउंसेस का प्रोवाइड करवाया जाता है। वहीं अगर बात करें एबव 12 आवर्स, उस केस में उन्हें 100% प्रोवाइड करवाया जाता है। चूँकि यहाँ पर प्रश्न में केवल 70% टीए कर्मचारी को प्राप्त करना है तो उसे कम से कम मिनिमम 6 आवर्स से ज़्यादा उन्हें होना चाहिए, कम से कम 6 आवर्स होना चाहिए। यानी 6 आवर्स से अगर ऊपर होता है तो उस केस में कर्मचारी को 70% टीए प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन इंसेंटिव स्कीम, इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत कौन सा कवर नहीं है। तो इंसेंटिव स्कीम की अगर बात करें तो इसमें मेनली हमारा जो व्हीकल ड्राइवर है उसको इसके अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो हमारा व्हीकल्स वगैरह ड्राइवर वगैरह होते हैं वह जो हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए वो किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसीलिए इन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग पेनाल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड के अंतर्गत पेनाल्टी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कौन से पेनाल्टी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो मेनली जो वार्निंग होते हैं कर्मचारी को दिए जाते हैं वह सर्विस रिकॉर्ड के अंतर्गत इंटर नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द न्यू कंप्यूटराइज पैकेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रेलवे फॉर सैलरी ड्रॉवल। यानी रेलवे में वेतन को आहन करने के लिए जो कंप्यूटर आधारित कौन सा पैकेज लागू किया गया है, जिसे हम आई पास के तौर पर जानते हैं। इनको आ जाने से जो पेमेंट वगैरह की जितने भी है, जिसे हम बात करें तो इंटीग्रेटेड पे रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, इसके मदद से जो कर्मचारी के जो सैलरी वगैरह है उनको जनरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) यानी सेक्शन 33 कब से इफेक्ट में आया था, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का सेक्शन 33 पूछा गया है, यह 26 जनवरी 1965 से इफेक्ट में आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है राजभाषा अधिनियम, यहाँ पर रूल्स यानी नियम होना चाहिए। यानी राजभाषा नियम 1976 में कितने नियम हैं? टोटल नियम की अगर बात करें तो राजभाषा नियम के अंतर्गत टोटल 12 की संख्या में इसके अंतर्गत रूल्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोंकणी किस राज्य की भाषा है? तो कोंकणी जो है वह सिंपली जो गोवा है, गोवा स्टेट्स की यह भाषा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा मंत्रालय हिंदी परीक्षाएं आयोजित करता है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए जो हिंदी एग्जामिनेशंस वगैरह जो कंडक्ट करवाते हैं वह होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति, यहाँ पर सिंपली TOLIC के बारे में पूछा जा रहा है, यानी टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के बारे में, जिनकी यहाँ पर मीटिंग का इंटरवल पूछा गया है। तो यह सिंपली वंस इन अ 6 मंथ 06 मंथ पर इनकी मीटिंग कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यानी जो 8वीं अनुसूची है इसमें करंट के अंतर्गत 22 भाषाओं को इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति की अगर बात करें तो इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। 20 मेंबर्स लोकसभा, 10 मेंबर्स राज्यसभा, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय सेंट्रल होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है निम्न में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र यानी बी रीजन्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो बी रीजन्स में सिंपली हमारा महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात आते हैं। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आया है जो कि हमारा बी रीजन्स के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाए जाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे। वहीं बात करें नेशनल हिंदी डे की अगर बात करें तो यह मेनली 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें अगर बात करें तो असमिया को शामिल किया गया, नेपाली भी शामिल है, कश्मीरी भी शामिल है, जबकि जो हमारा अवधी भाषा जो है उनको अभी तक 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।